अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एड एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि लॉग एड अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बहुत ही टफ़ है, इतना ज़्यादा टफ़ है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि हम इसको क्रैक कर ही नहीं सकते। या फिर स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि अगर हम इसको क्रैक करना चाहें तो इसके लिए हमें जो है कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करनी होगी। देखें, प्रीवियसली 2023 तक आप ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2024 2023 भी जब तक जून का टेस्ट था तब तक, उसके बाद इसका जो सिलेबस है, सिलेबस रिवाइज होता रहा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बल्कि क्वेश्चनिंग का पैटर्न चेंज कर दिया एचईसी ने। क्वेश्चनिंग का पैटर्न किस तरीके से चेंज किया कि पहले जो क्वेश्चंस थे वो ये आते थे कि जो प्राइमरी एविडेंस है, एक सेकेंडरी एविडेंस है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में जो डिफरेंस है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। ओरल एविडेंस कोई ऐसा एविडेंस जो कि बाय वर्ड्स हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हो। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन अब वो क्या करता है एचईसी के, अब वो आपसे करेगा कि एज पर आर्टिकल 71 कानून शहादत ऑर्डर डेश आर डज नॉट इंक्लूड इन ओरल एविडेंस। हेयर से एविडेंस की बात कर रहा है। अब हेयर से एविडेंस की बात तो कर रहा है, लेकिन जब तक स्टूडेंट ने, जब तक कैंडिडेट ने खुद से बैरक को ओपन नहीं किया होगा, वो इसका आंसर नहीं दे सकता। आ रही बात समझ में? तो हमारा आज का पर्पस क्या है? हमारा आज का जो लेक्चर है वो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ लॉग एड। इस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर हम नियर अबाउट कोई 80 to 100 क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। और इस लेक्चर के अंदर आपको कंसेक्टिव सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ सीपीसी का लेक्चर है या लीगल एथिक्स का लेक्चर है या क्यूएसओ का लेक्चर है, बल्कि कंबाइंड लेक्चर है जिसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो पुट किए हैं प्रीवियसली जितने भी लॉग एट हुए हैं 2022 से ऑनवर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन वेयर अ प्लेंटिफ, हम सबसे पहले डिस्कस करते जाना है सीपीसी को। सीपीसी ओपन कर लें। सीपीसी के अंदर वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्यूलेटेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन ही डेश टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट विच द कोर्ट अप्लाइज। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर फिर उसने ऑप्शन दे दिए मे, शल, और फिर जो है शल बी, शल नॉट बी, मे नॉट बी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि 2022 का जो अक्टूबर वाला टेस्ट था उसके अंदर नियर अबाउट कोई 27 क्वेश्चंस आए थे जो कि मे और शल के थे। फिर फर्दर उसके बाद जो आपका टेस्ट होता है जून में हुआ था, हाँ जून में जो टेस्ट होता है उसके अंदर भी कितने आए थे, उसके अंदर भी आ गए थे आपके कोई 12। फिर 13 अगस्त को जो टेस्ट होता है उसके अंदर भी कोई नियर अबाउट कोई 10 to 13 क्वेश्चंस आए मे और शल के। अभी जो 7 जनवरी वाला टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट के अंदर नियर अबाउट कोई जो आपके क्वेश्चंस थे मे और शल मस्ट के, वो थे कोई 5 to 6 क्वेश्चंस। लेकिन पूरा का पूरा पेपर इस तरीके कार का था कि जैसे बैरक से वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया। तो आपने क्या करना है, आपने खुद से बैरक्स को पढ़ना है, खुद से उसको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही शॉर्ट है। टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि आप ये कह सकें कि सर अब जो है हम इसको रिवीजन की जगह पे हम क्या करते हैं कि हम इसको पढ़ना छोड़ दें, हम सिर्फ लेक्चर से तैयारी कर दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने क्या करना है, आपने पहले खुद से बैरक्स को स्टडी करना है, खुद से बैरक्स स्टडी कर लें, उसके बाद फिर आप लेक्चर सुनें, क्योंकि लेक्चर्स तब तक आपके काम के नहीं हैं जब तक आप बैरक्ट खुद से नहीं पढ़ते। मैंने 10 बार बताया स्टूडेंट्स को, जब आप खुद से बैरक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपके जहनों में सवाल उभरेंगे। सवाल उभरे ही नहीं, आपने डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट कर लिया तो डेफिनेटली आप के उस लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप उसको 1 घंटे के बाद भूल जाएंगे।
मैं यहाँ पर एक मिसाल है 100 बातें करता हूँ, वो 100 बातें आपको याद हरगिज़ नहीं रहेंगी, एक रहेंगी भी तो 1 से 2 दिन रहेंगी, उसके बाद आप फ़ौरन भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो उस 100 में से 50 सवाल आपने किए हों या 50 सवाल आपके जहनों में उभरे हों कि यार इसका ये जवाब हो सकता है, इसका ये जवाब हो सकता है, इसका ये जवाब, क्या इसका जवाब होगा, जब आप लेक्चर से उनके जवाबों को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको लाइफ टाइम उनके जवाबात याद रहेंगे। अच्छा, तो अब इसका क्या आंसर था, बताएं मिस्टर हंजला कि वेयर द प्लेंटिफ इज प्रिकुलेटेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग फर्दर सूट, जब प्लेंटिफ प्रिकुलेटेड हो किसके लिए, फर्दर सूट के लिए, तो वो क्या जो है इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट को इन रिस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन, शल बी अलाउड, शल नॉट बी अलाउड, शल बी इंटाइटल्ड का वर्ड है या शल नॉट बी इंटाइटल्ड का वर्ड है, तो यहाँ पर है शल नॉट बी इंटाइटल्ड, क्या वर्ड है, शल नॉट बी इंटाइटल्ड। फिर उसके बाद रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट से भी सवाल अक्सर आ चुका है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 711 ऑफ अ सीपीसी इज एन डैश, तो ये क्या है, ये एक डीम्ड डिक्री है, ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है या फिर डिक्री है, तो इसका आंसर क्या है, ऑर्डर, डिक्री है। उसके बाद क्या है, अंडर द सीपीसी द डिक्री पास्ड विथ अ कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज नोन एज डैश। अब देखें, एक सेक्शन 96 सीपीसी जब आप ओपन करेंगे, 96 सीपीसी के अंडर आपको एक वर्ड मिलेगा कि अपील डज नॉट लाई अंडर कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का वर्ड भी याद रखना है और साथ में आपने क्या वर्ड याद रखना है, आपने वर्ड याद रखना है कॉन्सेंट। तो कॉन्सेंट और कंप्रोमाइज की मीनिंग सेम है, अगर बैरक के अंदर कहीं कंप्रोमाइज लिखा है, कहीं कॉन्सेंट वर्ड लिखा है, तो कॉन्सेंट डिक्री के खिलाफ अपील लाए नहीं करती, ठीक है, अपील लाए नहीं करती। लेकिन कंप्रोमाइज का वर्ड आपने कहीं नहीं पढ़ा तो आप कहेंगे ये कंप्रोमाइज का वर्ड हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है, सो दैट्स वाई आप ये कॉन्सेंट की जगह कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। तो ये था कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्सेंट डिक्री। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन डैश ऑफ द सीपीसी इंडोर्सेस द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब सेक्शन 151 जो सीपीसी है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जो 561A CRPC है ये इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट है, और 151 CPC क्या है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द ऑल सिविल कोर्ट्स है। और इसके लिए वर्ड, इस सेक्शन के लिए फॉर द मीट्स ऑफ द एंड्स ऑफ जस्टिस का वर्ड याद रखना है। ये सवाल अक्सर वो मिस कर देता है इस सेक्शन से। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है ऑर्डर डैश प्रोवाइड्स रेमेडी अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री। कौन सी रेमेडी अवेलेबल है एक्स पार्टी डिक्री के लिए, एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई और अब वो उसने रेमेडी अवेल करवानी है, तो उसकी जो रेमेडी अवेल है वो कहाँ पर मौजूद है। अगर वो आपको ये कहते हैं कि ये रेमेडी है एज पर सेक्शन, एज पर ऑर्डर डैश, एज पर ऑर्डर डैश, फिर उसके बाद जो है रूल डैश, ये रेमेडी अवेल है, जब तक वो ऑर्डर, जब तक वो रूल आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने क्लियरिफाई नहीं किया होगा, तब तक वो, या वो आपके जहनों के सामने से, आपकी नज़रों के सामने से गुजरा ना होगा, तब तक आप उसको आंसर कर ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑर्डर 9 रूल 13। एक तो ये है ऑर्डर 9 रूल 13, इससे हट के सेक्शन 12 सब क्लास 2, ये भी एक रेमेडी है, लेकिन ये रेमेडी नहीं लिखनी, क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि लॉ गेट का हिस्सा नहीं है, लॉ गेट का हिस्सा है, अच्छा सॉरी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 104 सीपीसी डील्स विद और अपीलेबल ऑर्डर्स। अपीलेबल ऑर्डर्स के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, ये सारे सेक्शंस जो मैं नोट डाउन करवाता जा रहा हूँ ये आपने खुद से एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स गो थ्रू करना है। उसके बाद क्या आ जाता है, द वर्ड रिजाइड्स अंडर सेक्शन 19 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मीन्स, जो सेक्शन 19 सीपीसी है उसके अंदर जो वर्ड रिजाइड्स है, ये वर्ड की मीनिंग क्या है, किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, नेचुरल पर्सन के लिए। और लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि नियर अबाउट कोई 700 प्लस सेक्शंस और आर्टिकल्स बन जाते हैं अगर आप जो है रिसर्च करें कि लॉ गेट के जितना भी पोर्शन है 10 सब्जेक्ट्स के, तो नियर अबाउट को 700 प्लस आर्टिकल सेक्शंस बन जाते हैं जो आपने एटलीस्ट 2 टाइम्स गो थ्रू करना है। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद
सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, सिविल कोड, ऑर्डर 7 रूल 3, ऑर्डर 7 रूल 3 इसके साथ डील करता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ। डिक्री होल्डर कौन है? डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर के बारे में भी अक्सर सवाल आ चुका है सीपीसी से। डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर के साथ जजमेंट डेटर भी डिस्कस करेंगे। डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर क्या है, डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर किस तरीके से समझेंगे? देखें, अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड, मेरे हक में डिक्री पास हुई, मेरे हक में डिक्री पास हो गई, तो मैं क्या हूँ? डिक्री होल्डर, डिक्री को होल्ड करने वाला डिक्री होल्डर। अ पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड, तो ये क्या हुआ? डिक्री का मकरूज हो गया। डेटर किसको कहते हैं? मकरूज को कहते हैं। अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड, तो ये क्या हो गया? मकरूज हो गया, इसको कहेंगे जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मतलब कि जजमेंट का मकरूज हो गया वो। यहाँ तक क्लियर है? फर्दर फिर आ जाए किसकी तरफ? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तरफ आ गया। उसके बाद व्हाट इज़ ट्रू, इज़ इट ट्रू, इसको छोड़ दें। विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर सीआरपीसी। अच्छा, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन सीआरपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। सीआरपीसी के अंदर वो ये पूछ रहा है कि सीआरपीसी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस जो डिस्कस हुए हैं वो उसकी क्या कैटेगरीज है, उसकी कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? एक आ जाता है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, एक आ जाता है बेलेबल, नॉन बेलेबल, और फिर समन्स केसेस, वारंट केसेस। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस गिवन इन द कोड ऑफ सीआरपीसी। अब देखें, ये सवाल लास्ट टाइम भी आया था कि सीआरपीसी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन कौन से शेड्यूल के अंदर है? शेड्यूल ओपन नहीं किया होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशंस को ओपन करें, डेफिनेशंस को ओपन करने के बाद ऑफेंस के अंदर ही बताया गया कौन से शेड्यूल के अंदर डिस्कस किया गया। शेड्यूल 2 के अंदर आपको ये भी बताया गया कि एक ऑफेंस है पर्टिकुलर, सारे ऑफेंसेस की कंसेक्टिव लिस्ट दे दी गई। उस लिस्ट के बाद आगे ये भी बता दिया गया कि ये ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रोविजन। वो क्या कहता है? इन कॉग्निजेबल केसेस ऑफ द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट टू डेश। अब देखें, कॉग्निजेबल केसेस के अंदर अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 156 सीआरपीसी, चैप्टर 14 जो है इन्वेस्टिगेशन, इस चैप्टर से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या बताया जा रहा है? 156 सीआरपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स पावर्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कि पुलिस के पास पावर्स है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर कि वो क्या कर सकती है? किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद अ मैजिस्ट्रेट हैज़ द पावर अंडर सीआरपीसी टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन टू डेज केसेस। कौन कौन से केसेस के अंदर? कॉग्निजेबल केसेस के अंदर भी और नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर भी पुलिस क्या कर सकती है? मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर के वो क्या करे? वो जो है इन्वेस्टिगेट करे। उसके बाद इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस अंडर पीपीसी द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी, पुलिस के पास क्या अथॉरिटी है? नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट और अक्यूज विदाउट वारंट, मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस के पास कौन सी पावर्स हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और ना ही किसी को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड हुआ है? ये देखें, सेक्शन 4 सीआरपीसी ओपन करें, और सेक्शन 4 सीआरपीसी जब आप ओपन करेंगे, बुक पढ़िए यहाँ पे जस्ट, जब आप सेक्शन 4 सीआरपीसी को ओपन करेंगे, जी आ गया 3 सीआरपीसी 430। जी, अब यहाँ पर देखें सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? डेफिनेशंस को समझना कैसे है आपने? डेफिनेशंस को समझने के लिए आप ये याद रखें, एबीसी की सीक्वेंस याद रख लें। एबीसी की सीक्वेंस किस तरीके से याद रखेंगे? कुछ इस तरीके से याद हो जाएगी आपको एबीसी की सीक्वेंस के। यहाँ पर ए फॉर एडवोकेट जनरल आ रहा है,
बी से बेलेबल ऑफेंस आ रहा है, सी से चार्ज आ रहा है। चार्ज मीन्स एनी हेड ऑफ चार्ज कंटेंट मोर देन वन, मतलब कि एक से ज़्यादा भी चार्ज के अंदर, चार्ज शीट के अंदर एक से ज़्यादा भी हेड्स हैं तो वो भी चार्ज है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली और रिटन, जो कि सेक्शन 200 CRPC के अंदर बताई गई है। उसके बाद इंक्वायरी, आई से इंक्वायरी के से इंक्वायरी आ गया, आई को छोड़ दें। और फिर एम से क्या आ गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग आ गया। आई से इन्वेस्टिगेशन आ गया, एन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया, ओ से ऑफेंस आ गया। और फिर प्लीडर आर पे आ गया, एस से पुलिस स्टेशन आ गया। मतलब कुछ हद तक आप कह सकते हैं 50% ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी सीक्वेंस याद रखना बहुत ही ईजी है। सेक्शन 4 से एक सवाल लाजमी आएगा। सेक्शन 4 क्या कर लें आप, सेक्शन 4 को एक से दो बार गो थ्रू कर लें। ऑफेंस की मीनिंग क्या, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, मतलब कि कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन जो पनिशेबल बाय लॉ हो। और फिर उसके बाद उसने रेफरेंस दे दिया सेक्शन 20 का, केटल ट्रेसपास एक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएं आप नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ। वो क्या कहता है, विच सेक्शन ऑफ द CRPC कॉन्टम्पलेट सर्विस ऑफ समन। किस सेक्शन के अंदर जो है सर्विस ऑफ समन के बारे में बताया गया, सेक्शन 69 के अंदर बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्चार्ज द कस्टडी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लॉ गेट के अंदर नहीं है। वन फैक्ट इज सेड टू बी डेज टू अनदर वेन वन इज कनेक्टेड विद द वे रेफर्ड इन द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डर रिलेटिंग टू रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ मौजूद है, सेक्शन 18 से लेके 69 QSO। सेक्शन 18 69 QSO जब आप गो थ्रू करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है किस चीज़ के बारे में, जो डिस्कस करता है आपको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर कि एक चीज़ रेलेवेंट कब होगी दूसरे के साथ। इस डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको वर्ड क्या मिलेगा, रेलेवेंट 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 रेलेवेंट, कि कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से हकाइक रेलेवेंट हैं, इररेलेवेंट है, लेकिन तकरीबन में आपको आंसर रेलेवेंट ही मिलेगा। तो रेलेवेंट का वर्ड आपने मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद क्या आ जाता है कि इन अ क्रिमिनल केस इफ अ प्रोसिक्यूशन फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स बर्डन द अक्यूज इज अक्यूटेड। जाहिर सी बात है जब प्रोसिक्यूशन क्या होगी, प्रोसिक्यूशन जो है फेल कर जाए क्रिमिनल केस के अंदर और वो जो है साबित ना कर सके ऑफेंस को, तो फिर अक्यूज अक्यूट हो जाएगा। फिर आ जाएं, एज पर आर्टिकल 70 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर ऑल फैक्ट्स डैश मे बी प्रूव्ड एज ओरल एविडेंस। अब कह रहा है कि कौन कौन से सेक्शन आर्टिकल 70 के अंदर कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि ओरल में फॉल करते हैं। एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र होगा। एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उससे हट के जितने भी फैक्ट्स हैं, हकायक हैं, वो सब के सब ओरल में काउंट हो सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और आइदर बाय सेकेंडरी। ये भी हमने पढ़ चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में कहाँ पर मौजूद है, 85 से लेके 86 तक। 85 से 86 तक प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब कि एक एविडेंस इट्स सेल्फ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो क्या है, प्राइमरी है। और जितने भी फोटोकॉपीज़ हैं फिर उसके बाद उसकी पूरी की पूरी एक लंबी लिस्ट बता दी गई जो क्या होंगे, जो आपके होंगे सेकेंडरी। फिर क्या आ जाएगा आपका, रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट एज कानून शहादत ऑर्डर। उसके बाद अपेयर टू बी रेलेवेंट फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, के रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से होंगे जो कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर बताए गए हों, वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब रेलेवेंट होंगे। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आर्टिकल 20 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर इज एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग रूल ऑफ एविडेंस। कौन सा फॉलोइंग रूल है, अब फुल रूल कौन सा है, एविडेंस ऑफ फैक्ट सिमिलर टू मेन फैक्ट नॉट इन जनरल एडमिशन टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस, या फिर एक्सक्लूजन ऑफ कैरेक्टर, या फिर एक्सक्लूजन ऑफ ओपिनियन ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है। एविडेंस ऑफ फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो कि सिमिलर हों बट नॉट पार्ट ऑफ मेन फैक्ट, जो कि मेन पार्ट ना हो किसका, फैक्ट का। उसके बाद आर्टिकल 68 क्या बताता है, आर्टिकल 68 के बारे में पूछा गया, एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर एक्सेप्ट इन रिप्लाई इज इनएडमिसिबल। जब तक पूछा ना जाए तब तक वो एडमिसिबल नहीं हो सकता।
अ पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ये आर्टिकल 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब तक वो कोर्ट उसको कन्विक्ट ना कर दे फॉर पर्जरी, फॉल्स एविडेंस या पर्जरी। और फिर उसके बाद सेक्शन 40 के अंदर क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर ये पूछा गया कि एक्सपर्ट कौन है। एक्सपर्ट ऐसा शख्स जो कि स्किल्ड पर्सन हो। एक्सपर्ट मीन्स ऐसा शख्स जो कि क्या हो, स्पेशल स्टडी एक्सपीरियंस के अंदर, नॉलेज के अंदर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो, उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे। साइंस के अंदर एक्सपर्ट हो। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ। द एग्जामिनेशन चीफ इज रिकॉर्डेड बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। एग्जामिनेशन, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले चीफ, फिर उसके बाद क्रॉस, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन। ये ऑर्डर्स आपने याद रखने हैं। चीफ क्या होता है, गवाह का पहला बयान। क्रॉस क्या होता है, गवाह का वो बयान जो कि एडवर्स पार्टी लेती है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन में लेके आती है, उससे हाँ और ना के सवालात करती है, जो जिरा का नाम जिसको हम देते हैं। उसके बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन द मैटर इज कॉल्ड इफ इट्स सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फेक्शन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कौन सी, के एडवोकेट अपीयर नहीं हो रहा, उसके बदले में कोई और अपीयर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यूरिस्प्रूडेंस है। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन सी है? एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, अब ये जो है आपका क्वेश्चन है मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अ सोशियोलॉजिकल मेथड ऑफ एनालाइज लीगल सिस्टम, जो कि सोशल मैथिकल एनालाइज ऑफ लीगल सिस्टम है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का नाम देते हैं। ऑफेंस ऑफ कत्ले अमद कैन बी कंपाउंड बाय द डैश लीगल हेड्स ऑफ द विक्टिम। लीगल हेड्स ऑफ द विक्टिम ये हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद किसास ऑफ कत्ले अमद शल नॉट बी इन्फोर्स्ड, किसास ऑफ कत्ले अमद इन्फोर्स नहीं हो सकती व्हेन द ऑफेंडर डाइज, जब ऑफेंडर ही मर जाए, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ किसास, किसास से पहले, जाहिर सी बात है। उसके बाद द वर्ड जरा, अब एक चीज़, एक ये आपने याद रखना है कि पीपीसी से चैप्टर 16 और चैप्टर 17, ये दो चैप्टर्स बहुत ही डीप भी हैं, और ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बता दूं, दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं कि दोनों चैप्टर्स से सवाल जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, पजल्ड क्वेश्चंस आते हैं, पनिशमेंट्स याद करना नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमने पूरा एक चार्ट बनाया है, तो जिसको भी वो चार्ट चाहिए, रिक्वायर्ड हो, तो वो मुझे बताइएगा, मैं नोट्स में से जो है पिक्चर शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। फिर फर्दर क्या आ जाता है, द वॉलंटरली अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, ये छोड़ दें, क्यों, क्योंकि ये ओमिटेड सेक्शन है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट काइंड ऑफ शजा, शजा के कौन कौन से काइंड है, बुदिहा, आयमा, मुदीहा, मुनक्किला। अब इसमें से बुदीहा जो है वो शजा की काइंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ शजा, क्या है जो कि काइंड नहीं है। उसके बाद द वर्ड इंजरी डिनोट्स हार्म वेदर इलीगली काज टू पर्सन, माइंड, रेपुटेशन, बॉडी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि इंजरी क्या है, हार्म क्या है। इंजरी के अंदर आपकी बॉडी, रेपुटेशन, माइंड, सब की सब काउंट हो जाएंगी। Under Article 164 कानून शहादत order, if production of any evidence has become possible because of modern devices का जिक्र है, it is on the discretion of the court to consider such evidence। शर्त क्या है कि कोर्ट कंसिडर करे उस एविडेंस को, शर्त क्या है, कोर्ट कंसिडर करे उस एविडेंस को कि वो एविडेंस जो है कोर्ट कलेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं होगा वो। फिर उसके बाद आर्टिकल 22 कानून शहादत ऑर्डर क्या बात करता है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिफिकेशन पीरियड का नाम भी देते हैं। विच आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डर कंटेंट्स प्ली ऑफ एलिबाय, इसका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 19, प्ली ऑफ एलिबाय आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है रेस किस जाएगा, और इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है आर्टिकल 24। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। 19 क्या है, रेस किस जाए। उसके बाद 22 क्या है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड। 24 क्या है, प्ली ऑफ एलिबाय। और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर, वो लास्ट में बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन, लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में। द प्रिंसिपल ऑफ रेस गिस्चाए इज इनकॉर्पोरेटेड, आर्टिकल 19 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर आ गया। उसके बाद आ जाता है मैरिज इंटर्ड इनटू अ फीमेल हु हैज़ नॉट येट अटेंड प्यूबर्टी, वो कौन सी मैरिज है, इर्रेगुलर मैरिज है। कौन सी मैरिज है, इर्रेगुलर। ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का सवाल है। अकॉर्डिंग टू हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देयर आर
डैश हेयर्स, कितने हेयर्स हैं? 3 क्लासेस ऑफ हेयर्स हैं। ओनस प्रोबेंडी, ओनस प्रोबेंडी मीन्स, ओनस प्रोबेंडी का मतलब क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ है या स्टॉपल है या कुछ और है या नन ऑफ करेक्ट? तो इसका आंसर है बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस प्रोबेंडी। बार टू फर्दर सूट, bar to further suit deal under which of the following section CPC both A and B 11 और 16? बार टू फर्दर सूट कहाँ पर है? इसका आंसर करेक्ट क्या है? बार टू फर्दर सूट, बार टू फर्दर सूट सेक्शन 12। उसके बाद रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में क्या डिफरेंस है? रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 क्या कहता है? रेस सब जुडिस मतलब सेम पार्टी, सेम लिटिगेंट, सेम सब्जेक्ट मैटर, और मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तो उसी दौरान किसी और अदालत में आप वही मुकदमा, वही काज ऑफ एक्शन रेज नहीं कर सकते। रेस जुडिकाटा क्या कहता है? रेस जुडिकाटा मीन्स कि एक मैटर पेंडिंग था 2022 में, 2022 से 2023 में उसकी डिक्री पास हो गई, डिक्री पास होने के बाद जजमेंट भी पास हो गई, और सेम पार्टी, सेम लिटिगेंट, सेम सब्जेक्ट मैटर पे एडवर्स पार्टी क्या करती है, जजमेंट डेटर क्या करता है कि किसी और कोर्ट में वही मुकदमा फाइल करता है, बिल्कुल फ्रेश मुकदमा दायर करता है। फ्रेश मुकदमा जब वो दायर करेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है अंडर सेक्शन 11 ऑफ CPC। उसके लिए अगर उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो जाहिर सी बात है वो अपील में जा सकता है, रिवीजन में जा सकता है, अदर रेमेडीज़ हैं लॉ के अंदर, लेकिन फ्रेश सूट दायर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाता है? अंडर द ऑर्डर 711, 711 कौन प्लेन कब जो है रिजेक्ट होगी? वेर इट इज़ नॉट सेटिस्फाई डुप्लीकेट, या जो है स्टेटमेंट सही से नहीं दी, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द काज ऑफ एक्शन, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द काज ऑफ एक्शन, काज ऑफ एक्शन नहीं बताया तो जाहिर सी बात है प्लेन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री इज कॉल्ड जजमेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लास्ट टाइम एक वर्ड आया था, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था लॉ गेट के अंदर के द डेश या फिर द जजमेंट विच इज़ गिवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड डेश, डिक्री एंड ऑर्डर इसका आंसर था। अक्सर स्टूडेंट्स ने डिक्री पे दोबारा से डिक्री पे ही टिक कर दिया। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? डिस्क्रेशन, डिसीजन ऑफ फाइंडिंग गिवन बाय अ कोर्ट एट्रीब्यूट ट्राइब्यूनल विदाउट जुरिसडिक्शन कैन नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। द डिसीजन फाइंडिंग्स और फाइंडिंग्स गिवन बाय अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल विदाउट जुरिसडिक्शन, अगर आपकी किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती ही नहीं थी, वहाँ पर केस चल गया, डिक्री पास हो गई, तो फिर उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कंटेंट्स कहाँ पर कंटेन है? अब ये डेफिनेटली जब तक बैरेक्ट्स ओपन नहीं किए, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का पता तो होगा लेकिन उसका रेफरेंस नहीं पता। रेफरेंस कहाँ पर लिखा है? एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के अंदर लिखा है, सेक्शन 11 के अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई होता है? क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीजर पर अप्लाई होता है? नहीं होता। तो एग्जीक्यूशन पर भी एप्लीकेबल है और साथ ही साथ आपके सूट्स पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हमने नियर अबाउट कोई 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए आज के इस लेक्चर के अंदर, और ये कंसेक्टिव लेक्चर्स थे। अब आपने क्या करना है, अगर आप QSO पढ़ रहे हैं तो QSO के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नोट डाउन करवा रहा हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें जी, लिख लें। एक लिखें आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एंड नंबर ऑफ विटनेस। फिर उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 तक प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन के बारे में। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन आर्टिकल 15। उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल 16 अकम्प्लिस के बारे में। फिर उसके बाद आ जाएगा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 29 तक, ठीक है। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स कौन कौन से? 19, 22 और जो है 24। 19 क्या था? रेस गिस्चाय। 22 क्या था? आर्टिकल 22 आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आर्टिकल 24 केसेस के बारे में, आर्टिकल 24 है पिलियोफेलिबाई के बारे में। नोट डाउन कर लिया। अब आ जाएं किसकी तरफ? एडमिशंस एंड कन्फेशंस के बारे में। एडमिशंस और कन्फेशंस आर्टिकल 30 से लेकर 36 तक बताएगा एडमिशंस के बारे में, सिविल के अंदर होता है एडमिशंस, ठीक है। फिर आ जाएंगे किसकी तरफ? फिर आ जाएं आप जो है कन्फेशंस की तरफ। कन्फेशंस कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 37 से ऑनवर्ड 45 तक। 45 पर्टिकुलर आर्टिकल है एडमिशंस का, लेकिन 44 तक जो है आपका कन्फेशंस तक है। फिर आ जाएं आर्टिकल 46 की तरफ। आर्टिकल 46 सब क्लास 1 जो है बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की, मतलब आर्टिकल 46 पूरा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही डिटेल्ड है।
उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन आर्टिकल 59 से लेके 64 तक आप लिखें, और फिर आर्टिकल 70 से लेके 71 72 और 73 74, फिर 85 और 86 जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में, नोट डाउन कर लिया। अब आ जाएं किसकी तरफ, प्रिजम्पशंस के बारे में। आर्टिकल 90 से लेके 100 तक प्रिजम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 100 को देखें तो 30 ईयर्स जितने भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो अगर अटेस्टेड हैं, इट मीन्स के वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं। आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 100 तक क्या हो गया, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट हो गया। अब आ जाएं आप इसका क्रॉस रेफरेंस चेक करें, आर्टिकल 129 की इलस्ट्रेशन या 129 किस चीज़ के बारे में, वो भी प्रिजम्पशंस हैं, लेकिन प्रिजम्पशंस एज टू फैक्ट हैं। आर्टिकल 129 किस चीज़ के बारे में, प्रिजम्पशंस एज टू फैक्ट। आर्टिकल 90 से 100 तक किस चीज़ के बारे में, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, अब आ जाएं किसकी तरफ, स्टॉपल किस कहाँ से कहाँ तक है, 114 से लेकर 116 तक, और 111 से लेकर 113 तक क्या है, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये सारे का सारा। फिर आ जाए आर्टिकल 130 से 136 तक। आर्टिकल 130 से 136 तक किस चीज़ के बारे में, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ 133 को ओपन करें, एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर क्या होगा, री एग्जामिनेशन, और री एग्जामिनेशन के अंदर अगर एडवर्स पार्टी चाहे तो क्रॉस भी कर सकती है, ये 136 के अंदर, 135 136 के अंदर बताया गया। फिर 144 145, फिर आ जाएगा 150 हॉस्टाइल विटनेस, 155 किस चीज़ के बारे में, रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के बारे में। फिर आ जाएगा 164 मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में। ये सारे आर्टिकल्स आपने मिनिमम 4 टाइम्स गो थ्रू करना। अगर मैं आर्टिकल के रेफरेंसेस बिना देखे अगर आपको बता रहा हूँ तो आप एटलीस्ट जो है उसको 4 to 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको उसकी वर्डिंग भी याद हो जाएगी। जैसे ही अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा लॉगेट के अंदर, ऑटोमेटिकली आप अगर अपनी आइज़ क्लोज करेंगे आपके सामने उसकी वर्डिंग आ जाएगी कि यहाँ पर क्या था, रेलेवेंट था, इररेलेवेंट था, क्या लिखा हुआ था, मे था या शल था। खैर मे और शल तो बहुत ही हो जाएगा, मे और शल तो याद नहीं रह सकते, तो मे और शल के लिए हम ये कर सकते हैं कि जितने भी कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर शल कहाँ लिखा है, मे कहाँ लिखा है, तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं कि कहाँ मे है कहाँ शल है, उनके आर्टिकल्स के साथ आप ये लिख दें। ठीक है, लेकिन टाइम शॉर्ट है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ QSO, CPC, लीगल एथिक्स और क्रिमिनल लॉ, इन 5 सब्जेक्ट्स की तरफ फोकस करना है। इन 5 सब्जेक्ट की तरफ फोकस करेंगे, 70% इसकी वेटेज है, 70% से एटलीस्ट आप 45 ऑब्टेन कर जाएंगे, बाकी रह गए 5 वो आप जो है बिना देखे भी या फिर बिना स्टडी किए भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी भी अच्छे से तैयारी की हुई है, इनकी भी अच्छे से तैयारी की हुई है, तो मैं यही प्रेफर करूँगा जिनके 20 और 10 मार्क्स हैं उनकी तरफ आप फोकस करें। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।